Good morning, everyone. Today we are doing Class 8 SST book Exploring Society, India and Beyond, Chapter 2 Reshaping India's Political Map. आज हम क्लास 8 SST की बुक जो है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड उसका चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। एंड इन क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टेट इन फॉर दैट, स्टेट इन फॉर दिस वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स से। सो इंट्रोडक्शन में जो आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ स्टार्ट होता है कवर्स द पीरियड फ्रॉम 11th टू 17th सेंचुरी। ये जो हमारे इंडिया की, अच्छा चैप्टर का नाम पहले समझते हैं, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसका मतलब क्या है? रीशेप करना मतलब किसी चीज़ को दोबारा शेप देना या किसी चीज़ को दोबारा बनाना, एक तरीके से मॉडिफाई करना। इंडिया आप जानते हैं इट इज़ अ कंट्री एंड पॉलिटिकल मैप मतलब इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीशेप करना। इंडिया के कुछ फीचर्स, पहले इंडिया कैसे था पुराने ज़माने में। फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेड पुराने ज़माने में राजा महाराजा के समय से ही पहले इंडिया बहुत अच्छा था। जब राजा महाराजा के समय में हम पूछे, राजपूत के समय बोले कि जब महाराज हुआ करते थे तो इंडिया में बहुत सारे, मतलब इंडिया में गोल्ड की कमी नहीं थी। इंडिया इज कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड इन एशियन टाइम्स, यू नो। सो इंडिया बहुत बहुत जब एशियन टाइम था तो उस टाइम बहुत अमीर हुआ करता था। वाई? बिकॉज इंडिया में लोग क्या करते थे कि जैसे आजकल के समय में सब लोग स्टील या कांच के बर्तन में भी कुछ लोग कमी खाते हैं, बट पहले के ज़माने में सोने चांदी इन सभी के बर्तनों पे खाया जाता था बिकॉज इंडिया बहुत रिच था एशियन टाइम्स में। बट आज इंडिया कैसा है? नॉर्मल। वाई? बिकॉज इन कुछ ही चीज़ों के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने इंडिया के फीचर या उसके पॉलिटिकल मैप को रिशेप किया है। स्टेट्स अलग हुए हैं, इंडिया का मैप चेंज हुआ है, पुराने ज़माने से पहले इंडिया कैसे दिखता था, सब कुछ चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो यहीं पर इंट्रोडक्शन में है कि जो सब चीज़ें थी, ये जो सब चीज़ें हुई थी, इंडिया का जो पूरा चेंज हुआ था, रीशेप हुआ था, इंडिया का मॉडिफाई हुआ था, वो हुआ था उसने 11 टू 17 सेंचुरी तक लेकर हुआ था। इसमें सभी मुगल्स आए थे, अहोम्स आए थे, अलग अलग टाइप के आपके रूलर्स थे। यस, बहुत टाइप के और कुछ टाइप के जो मुगल रूलर्स थे उनके बारे में बात करेंगे। यस, एंड यहाँ पे इंडियन रूलर्स के बारे में बात करेंगे। मोस्टली हम इसमें ज़्यादा इंडियन रूलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ अब जो ये सब चीज़ें हुई, जो हिस्ट्री के बारे में, जो इंडिया में सब कुछ चीज़ें हुई कि इंडिया में सब कुछ रीशेप हुई, बनी, दोबारा मॉडिफाई हुई। आजकल के लोग क्या किस टाइप में खाते हैं, पहले लोग क्या खाते थे, पहले लोगों का पहनने का जो बनावट था वो अलग था और आज कैसा है, तो सभी चीज़ें रीशेप हुई हैं। सो दिस टेक्स 11 टू 17 सेंचुरी। ये सब कुछ चीज़ें हुई थी, बदली थी 11 टू 17 सेंचुरी। इंपॉर्टेंट डेट है, दैट्स वाई थोड़ा बोल्ड है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अलाइड भी करते समझा दूँगी पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। सेकेंड पॉइंट है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था सॉ फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, मतलब जो इंडिया था उसके सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो किनारे वाले पार्ट थे वहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स हुए, मतलब लड़ाई वड़ाई हुई। इन्वेजन मतलब कि जब कोई दूसरा देश का व्यक्ति हम किसी और देश के व्यक्ति या किसी और देश पर हमला करने आता है उसको एक तरीके से कहते हैं इन्वेजन। तो इंडिया के किनारे वाले बॉर्डर पर बात करें, ठीक है, एंड मोस्टली इन लगभग जो आपका साउथ इंडियन वाला पोर्शन है वहाँ पे सब लोग क्या चाहते थे, सभी लोग जो थे मोस्टली कहाँ से आते थे? साउथ इंडियन पोर्शन से। आई मीन टू सी दैट इसे हमारा इंडिया है, ठीक है। जस्ट लेट मी ड्रॉ द मैप। तो यहाँ पे मैं आपको साउथ इंडियन वाला पोर्शन दिखाई, जो साउथ वाला पोर्शन है हमारा इंडिया का, साउथ पोर्शन जो है ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो साउथ इंडियन पोर्शन था मेनली आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, एंड मोस्टली आपका महाराष्ट्र, यस, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सभी बंगाल टू, ठीक है, बंगाल जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्टली ये स्टेट्स थे जहाँ से लोग इंडिया पर कब्जा करने आते थे, मतलब जहाँ से लड़ाई सबसे ज़्यादा पहले हुआ करती थी। एंड पहले के ज़माने में जो दिल्ली था, आजकल आप समय में देख सकते हैं कि अगर बाई चांस वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो सबसे जो अनसेफ स्टेट है हमारे इंडिया का दैट इज दिल्ली। वाई? बिकॉज पहले के ज़माने में एशियन टाइम जब महाराजा का जो समय था उसमें दिल्ली जो था, दिल्ली जो था, ठीक है, वो बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब इतना ही बड़ा नहीं हुआ करता था। अगर हम इंडिया के रिचेस्ट स्टेट की बात करें इन एशियन टाइम्स, रिचेस्ट स्टेट मतलब सबसे अमीर जो आपका स्टेट था
ठीक है, वो हुआ करता था वेस्ट बंगाल। यस यस, और आप बंगाल देश भी कह सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको ऐसे बंगाल देश ही था, वेस्ट बंगाल आपका सबसे सेकंड नंबर पे था। सबसे ज़्यादा आपका बंगाल देश सबसे ज़्यादा रिचेस्ट स्टेट था इन एशियन टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बट अब इंडिया एशियन टाइम के जैसे गोल्डन बर्ड क्यों निकला जाती, अब आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड देखोगे आप, फ्रांस देखोगे, जर्मनी, तो ये सभी ऐसे स्टेट्स सॉरी कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब गोल्डन पीरियड पर आते हैं। इंडिया ऐसा क्यों नहीं रहा, क्योंकि इंडिया में जब सभी लोगों ने इतनी सारी लड़ाई करी, इंडिया से बहुत सारे मुगल रूलर्स सोना लेके अपने देश में गए, तो इस वजह से इंडिया गोल्डन बर्ड से नीचे होता चला गया। ओके, बट पुराने के ज़माने अगर हम बात करें तो बंगाल देश सबसे ज़्यादा रिच स्टेट था, इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी क्या हुआ करती थी या स्टेट क्या हुआ करता था आपका इंडिया का, दैट इज सिक्किम, सबसे क्लीनेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड का तो नहीं कहेंगे, इंडिया का कहेंगे। ठीक है, इन एशियन टाइम्स नाउ। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि दिल्ली जो था, अभी हमने साउथ इंडियन के बारे में बात करी कि साउथ इंडियन से मेनली सभी लोग चाहते थे कि साउथ इंडियन पे कब्जा करा जाए, मतलब साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया पे कब्जा करा जाए। वाई, बिकॉज पहले की बहुत पहले ज़माने में एशियन टाइम्स में साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पोर्शन था इंडिया का। वाई, जैसे आपको बताया बंगाल देश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा शो किया गया, मतलब शो ऑफ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल इंडियन कल्चर को यहाँ पे कूट के दिखाया गया था कि इंडियन कल्चर बहुत अपने जैसे कंट्री में हम दिखाते हैं कि हमारा एक कल्चर है। यहाँ पे बात करी जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियन कल्चर को कहाँ शो, मतलब कहाँ पे ज़्यादा मॉडिफाई है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता था, दैट इज साउथ इंडियन पोर्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जाओ, अब भी जाके देखोगे ना आज के समय में, टुडे जनरेशन, वहाँ पे भी अगर आप टेम्पल्स को देखोगे तो वहाँ पे टेम्पल्स पे ना बहुत अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर से, लिटरेचर से, आर्ट से आपको बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखेंगी जो हैंड से करी गई हैं। यस, पेंट वाली पेंटिंग नहीं, जो हैमर से करी जाती है। यस, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको दिखेगा। एंड पुराने ज़माने में तो और भी हुआ करता था, साउथ इंडियन के लोग इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते थे। दैट्स वाई अब वहाँ पे भी रूलर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा करते थे, क्योंकि जहाँ पे इंडियन कल्चर ज़्यादा रहेगा वहीं पे तो रूलर्स रहेंगे। जैसे कि अगर उन पर कोई हमला भी हो तो वहाँ पे जो सभी लोग हैं उनके, वो साथ में उनकी हेल्प करें इंडियन रूलर्स की। ठीक है, दैट्स वाई सबसे ज़्यादा इन्वेशन आपके साउथ इंडियन में हुआ करते थे, जो इंडियन वाला पोर्शन है। तो यस, दिल्ली जो मैं आपको बताया थी कि दिल्ली दिल्ली क्या, पहले के ज़माने में दिल्ली, मतलब जितना अभी आप देख रहे हो दिल्ली आपका छोटा है, आजकल के ज़माने में इंटरनेट जनरेशन आपको दिल्ली छोटा दिखेगा, बट पुराने ज़माने में दिल्ली बड़ा हुआ करता था। वो धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया, लड़ाई होती गई, दिल्ली दिल्ली छोटा होता चला गया, बिकॉज एज यू नो दैट एशियन टाइम्स में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर बहुत ज़्यादा कब्जा करा गया था इन एशियन टाइम्स बाय द मुगल रूलर्स। यस, नाउ जो इंडिया पे सभी लड़ाई हुआ करती थी, उन्होंने सेवरल डायनेस्टीज को मार दिया, गिरा दिया। सेवरल डायनेस्टीज राइज एंड फॉल, कुछ डायनेस्टीज जल्दी राइज हुई ड्यू टू इन्वेजन्स एंड फ्रीक्वेंट, मतलब कभी भी, और कुछ डायनेस्टीज, कुछ रूलर्स मर गए, कुछ रूलर्स बहुत ज़्यादा बड़े इस लड़ाई की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। दी यही डेवलपमेंट्स ने हमारे इंडियन पीपल और उनकी लाइफ की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिशेप किया, उनकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट गया। ओके, नाउ अब इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है दिल्ली सल्तनत एंड बाकी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका विजयनगर एम्पायर है, इसको तो आप बिल्कुल याद रखना, बिकॉज एज यू नो इस न्यू बुक में आपके सबसे ज़्यादा इंडियन रूलर्स को दिखाया गया है। ठीक है, पुरानी बुक में मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ते थे, एंड नाउ आज की मतलब इस चैप्टर में एंड बुक में टोटली हम इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर एम्पायर आपको मतलब टॉपिक अच्छे से समझ लेना है, क्लियर कर लेना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं, तो ये कब हुआ था स्टार्ट? दिल्ली सल्तनत बिगेन विद द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। डिफीट मतलब जब पृथ्वीराज चौहान, आपने मूवी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान की, छावा भी आपने देखी होगी। यस, सो पृथ्वीराज चौहान जो है, जब वो हार गए थे, जब वो मर गए थे, कब मरे थे, कब हारे थे वो? 1122
किसकी वजह से हारे थे? तो आपने पृथ्वीराज चौहान की मूवी देखा था कि मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी आपने देखा था कि वो मुगल रूलर जो था, उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान मर गए थे, डिफीट हो गए थे। वाई? बिकॉज मोहम्मद गौरी ने इंडिया के जो आपका सोमनाथ मंदिर है इन गुजरात, यस, वहाँ पे उसने 17 बार, कितनी बार, 17 टाइम्स उसने वहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, जब वो 17 टाइम्स के बाद जब वो 18 टाइम्स करने वाला था, 18वीं बार करने वाला था, जब पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई एंड उसमें बाई द मिस्टेक, किसकी वजह से, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसकी हेल्प किसने करी थी? क्योंकि एज यू नो दैट पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े रूलर हुआ करते थे, बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, पुराने ज़माने के जो रूलर्स हुआ करते थे, मेनली राजपूत रूलर्स। तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कैसे हारे, क्यों हारे, इसका रीज़न आपको बताती हूँ। क्योंकि एज यू नो दैट इंडिया के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि इंडिया पहले के ज़माने में बहुत रिच स्टेट था, तो दैट मीन्स वो लड़ाई के मामले में बहुत बढ़िया था, मतलब फाइटिंग इंसिडेंट्स, जब इंडिया पे युद्ध हुआ करते थे तो इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिचेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो ये कैसे हारे थे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। इसमें क्या हुआ था, जब इनकी लड़ाई चल रही थी एट द बैटल ऑफ 1192, यस, तो जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की जब लड़ाई चल रही थी तो मोहम्मद गौरी की हेल्प एक इंडियन रूलर ने करी थी, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसकी हेल्प एक इंडियन रूलर ने करी थी एंड उसने उसको बोला था, मतलब ऐसे कहा था कि तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें पृथ्वीराज चौहान का तुम्हें से उसका राज्य पूरा दे दूंगा। उस इंडियन रूलर ने मोहम्मद गौरी को ऐसे से भड़काया, मतलब बोला कि तुम मेरे साथ दोगे तो मैं तुम्हें जो ये राजपूत रूलर है इसका पूरा साम्राज्य दे दूंगा। तो उस चीज़ में आके मोहम्मद गौरी ने उसकी मदद करी एंड मोहम्मद गौरी ने भी कहा कि ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसी इंडियन रूलर को मार दिया एंड फिर उसने उस इंडियन रूलर की हेल्प से पृथ्वीराज चौहान की सारी डिटेल्स पता कर ली, कि जैसे कि इंडियन रूलर है जिसने हेल्प करी मोहम्मद गौरी की, उसने पता लगाया कि ये जो राजपूत रूलर है क्या क्या प्लान कर रहे हैं मोहम्मद गौरी को फंसाने के लिए, मारने के लिए, वो चीज़ों से बता के उस मुगल रूलर को बताया। दैट्स वाई, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान मर गए थे। हर चीज़ आप देख सकते हैं, इंडिया अचानक डाउन इस वजह से हुआ क्योंकि इंडियन रूलर्स जो थे, इंडियन रूलर्स जिसने गलत चीज़ में साथ दिया, उस वजह से इंडिया खुद डाउन हो गया। यस, वो खुद भी फंसे, वो रूलर खुद भी मरा इंडियन, और उसने इतने बड़े एंड इतने फेमस रूलर को भी मरवाया था। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो ये दिल्ली सल्तनत था, कब स्टार्ट हुआ, मेनली जब पृथ्वीराज चौहान मर गए थे, तो उसके बाद से ही जो मुगल रूलर्स थे इंडिया पे सबसे ज़्यादा उस पर कब्जा करने लग गए थे। जो 5 मेन डायनेस्टी थी जिसने इंडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, दैट इज ममलुक्स, खलजीज, तुगलक, सयाद एंड लोदीज। ममलुक्स हुआ करते थे स्लेव, इसका आप नोट डाउन करिएगा कि ममलुक्स जो थे स्लेव हुआ करते थे, आपकी बुक में भी अंडरलाइन, मतलब बुक में गिवन है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जो ममलुक्स हुआ करते थे दैट वर द स्लेव्स। यस, if instead if we talk about कुतुबुद्दीन ऐबक, yes, जिसको लोग कहते हैं कि उसने कुतुब मीनार बनाया था, बट रियली ही डजंट मीट और डेवलप द कुतुब मीनार। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी एक स्लेव ही था, दैट मीन्स ही इज फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ ममलुक्स विच इज अ स्लेव। इसका आपको याद भी रखना है कि कौन सी डायनेस्टी कौन से टाइप के चीज़ हुआ करती थी। खलजीज किसकी डायनेस्टी थी? खिलजी की डायनेस्टी थी। ठीक है, तुगलक, सयाद एंड लोदी सभी लोदी की डायनेस्टीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, इब्राहिम लोदी हो गया, यस, ये सभी आपके क्या कहते हैं रूलर्स हुआ करते थे, 5 मेन डायनेस्टीज जिन्होंने इंडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। आप इसको नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से रूलर्स किस टाइप के हुआ करते थे, स्लेव, लोधी वगैरह, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नाउ मार्क्ड बाय टेरिशियल एक्सपेंशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड प्लंडर। ये सभी इंडिया पे जो कब्जा हुआ दिल्ली सल्तनत के थ्रू, वो किस चीज़ पे हुआ? टेरिशियली एक्सपेंशन। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर इंडिया में कहाँ से आया था, आपको ये पता होना चाहिए। बाबर ने इंडिया में कैसे एंट्री ली? यस, तो बाबर ने इंडिया में बंगाल से एंट्री ली एंड वो इंडिया के अंदर आया। एज आई टोल्ड, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इंडिया में जब कोई इन्वेजन या कोई लड़ाई होने वाली होती थी कि तो लोग जो आपके स्पेशली जो एनिमीज हुआ करते थे, मेनली मुगल रूलर्स,
वो आपके साउथ पोर्शन से आया करते थे। तो यहाँ पे जो बाबर था, बाबर आपका बंगाल से आया था, ठीक है। वो आया था तो अफगानिस्तान से टू बंगाल, ठीक है। कहाँ से आया था, मिनट, बाबर कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल, ठीक है। अब बाबर जब आया था तो वो अपने साथ गन पाउडर भी लेकर आया था, ठीक है। क्योंकि पहले ज़माने को मैंने बताया है कि इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। तो पहले ज़माने में कोई भी नहीं जानता था कि इंडिया एक स्टेट है, सॉरी इंडिया एक कंट्री है। एंड जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ना, कॉमिक बुक या स्टोरी बुक होती है, उसमें कोई आपको कंट्री दिखाई जाती है, मेनली राजा राजा महाराजा की स्टोरीज होती हैं। ऐसी ही स्टोरीज में लोग समझा करते थे कि इंडिया एक कंट्री है ही नहीं। बट वेस्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं कोलंबस ने करे थे या उसने कर दी। तो कोलंबस, असली बात जो थी, कोलंबस जब इंडिया की तरफ जा रहा था तो उसको पता नहीं था कि इंडिया कितना दूर है। वो इंडिया के आधे रास्ते पे रुक गया था, उसे लगा कि इंडिया है ही नहीं, तो दोबारा वापस आ गया। कोलंबस ने जबकि अमेरिका की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। एंड वेस्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी करी थी। तो जब बाबर आया था तो बाबर को लगा कि अरे वाह, इंडिया तो बहुत अमीर देश है। तो वो इंडिया को हासिल करने के लिए अफगानिस्तान से गन पाउडर लेकर आया था, ठीक है। कैरीड गन पाउडर टू द इंडिया, ठीक है। तो बाबर जो था वो अफगानिस्तान से आया बंगाल, विच इज एन इंडियन स्टेट, एंड अफगानिस्तान से वो गन पाउडर लेकर आया टू द इंडिया, जिससे कि उसने सभी रूलर्स को हराया। बिकॉज पहले के ज़माने में गन पाउडर कोई नाम की चीज़ इंडिया में नहीं थी। लोग घोड़े पे या हाथी बैठ के लड़ते थे विद द हेल्प ऑफ एरोज, स्वॉर्ड्स, ठीक है। इन सभी से लड़ा करते थे। नाउ तो बेसिकली टेरिशियल एक्सपेंशन से हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसमें सभी जो कुछ इंडियन रूलर ने हमें धोखा दिया, एंड प्लंडर के हेल्प से हुआ। अब जो मेजर रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पे सबसे ज़्यादा कब्जा किया विद हैविंग द स्टेट ऑफ साउथ इंडियन पोर्शन, दैट वाज द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। आपके क्वेश्चन पेपर में अलाउद्दीन खिलजी भी आ सकता है, खिलजी भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज आपको बताया गया कि पहले के ज़माने में खिलजी को खिलजी कहा कहते थे, ठीक है। मेजर रूलर्स हैं जो जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था। दीज आर द टू मेजर रूलर्स विच हु रूल्ड ओवर इंडिया मोस्टली। इंडिया मोस्टली, तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस वन, जस्ट अ मिनट। तो जो मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, फाउट मंगल्स, मंगल्स मतलब मुगल, कोई का मंगल्स कहते हैं। उसने मुगल लोगों से भी फाइट करी, एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स को उसने लूट किया। लूट मतलब उसने साउथ इंडियन टेम्पल्स को खराब किया, तोड़ा। क्योंकि पहले के ज़माने में जो रूलर्स हुआ करते थे, स्पेशली मुगल रूलर्स, उन्होंने इंडियन टेम्पल्स को बहुत तोड़ा था इस वजह से, जिससे क्योंकि पहले की जो इंडिया की जो शान थी वो टेम्पल्स हुआ करती थी। बिकॉज वहाँ पे पेंटिंग ज़्यादा बनाई करती थी, स्पेशली साउथ इंडियन जो टेम्पल्स हुआ करते थे बहुत ज़्यादा मोस्टली फेमस हुआ करते थे, पॉपुलर हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि who looted South Indian temples, so mainly which is Alauddin Khilji. Next one is Muhammad bin Tughlaq, जिसने इंडिया का कैपिटल चेंज किया था। जानते हैं इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। पहले के ज़माने में दिल्ली हुआ करता था, बट जो मेन था, जस्ट अ मिनट, जो इंडिया का जो पहले भी कैपिटल दिल्ली था, लेकिन किसने इंडिया का कैपिटल चेंज किया, विच इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। उसने इंडिया का कैपिटल चेंज किया दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद जो आपका इंडिया का सबसे पहला जो मोस्ट सेंटर पार्ट है, पहले ज़माने में दौलताबाद हुआ करता था। तो उसने दिल्ली से इंडिया का कैपिटल शिफ्ट किया टू दौलताबाद, एंड उसने इंट्रोड्यूस किया फील्ड टोकन करेंसी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने मतलब पहले जो था उसकी जो एम्पायर था उसका, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंडेड
एंड लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था। एंड इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो करेंसी थी, जैसे सिक्के हुआ करते थे, इसने करेंसी को पहले जो हमारी खाल होती है इंडियन मतलब एनिमल्स की जो खाल होती है पहले उसने उससे स्टार्ट किया। ठीक है, जो आप खाल होती है जो चमड़ी होती है उससे उसने सिक्के बनाया, उसकी करेंसी हुई। ठीक है, टैक्स उसने दिया। जब वो दौलताबाद चेंज करा था कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पहले दिल्ली से दौलताबाद आया, जिसमें उसको बहुत टाइम लगा, करीब 6 महीने लगे। दौलताबाद में सभी जगह बिल्डिंग्स बनवाए, लोगों को फ्री में घर से बना के दिए, तो उस चीज़ में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। जब ये दोबारा आया दिल्ली तो उस पर कोई पैसा ही नहीं था, तो इसने लोगों से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने टैक्स देना मना कर दिया था। तो इसने फील्ड टोकन करेंसी चलाई, चमड़ी वाले जो सिक्के होते हैं वो चलाए। अब लोग तो घर में ही सिक्के बनाने लगे चमड़ी के, तो उसने वो बंद करवा के चांदी के सिक्के बनवाने लगे। अब उसने कहा था कि चमड़ी के सिक्के मुझे दो और तुम मुझे चांदी के सिक्के दो, सभी ने तो घर में बना रखे थे, तो लोगों पे और पैसा आने लग गए और लोगों ने उसको टैक्स देना बंद कर दिया। तो उसने फील्ड टोकन करेंसी को इस टाइप में चलाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है एमसीक्यू के क्वेश्चन में, हु इंट्रोड्यूस फील्ड टोकन करेंसी, तो विच इज मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रेसिस्टेंस टू सल्तनत सॉरी। सो ईस्टर्न गंगा किंगडम, ईस्टर्न जो गंगा किंगडम है, गंगा कहाँ पर बहती है, सबसे ज़्यादा मोस्टली ईस्टर्न में बहती है। तो जो ईस्टर्न गंगा किंगडम है उसका नाम नारासिम्हा देव भी आप कह सकते हैं, नारासिम्हा देव फर्स्ट, जिसने रेसिस्ट करा था सल्तनत इन्वेजन्स को। जो मुसनरी नायक और जो होसाला था, ये आपका साउथ इंडियन चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी डायनेस्टीज हैं। ओके, डायनेस्टीज ऑफ साउथ पोर्शन, या आप साउथ इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ ये साउथ इन द साउथ ये पोस्ट थे नॉर्थन फोर्स की वजह से। नॉर्थन फोर्स मतलब लड़ाई देखो, दिल्ली कहाँ पे था आपका, नॉर्थ वाले पोस्ट पे ज़्यादा था, और लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से आते थे, एनिमीज जाते थे इंडिया के, वो साउथ पोर्शन से आते थे। तो साउथ से लेके नॉर्थ पोर्शन तक इन सभी के बीच में अपोजिंग चलता रहता था। जो बहामनी सल्तनत था, सबसे इंपॉर्टेंट सल्तनत आपका बहामनी सल्तनत, इसको अच्छे से पढ़ना। जो बहामनी सल्तनत था और जो रीजनल पावर्स थे मेवाड़ की, रूलर्स ऑफ मेवाड़, उन्होंने नॉर्दर्न डोमिनेंस को रेसिस्ट करा, मतलब हराया। विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर दिस चैप्टर, इसको अच्छे से समझेंगे इन दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम मुगल एम्पायर तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल स्टार्ट विद द रेसिस्टेंस टू मुगल्स, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। नाउ विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो विजयनगर एम्पायर किस चीज़ से बना था, इसकी स्टोरी मैं आपको क्लियर समझाती हूँ। ये जो आपको स्टोरी समझाऊंगी ये आपके इन पॉइंट्स पे ही है, तो मैं आपको पहले अंडरलाइन करा देती हूँ और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि स्टोरी में क्या होता है। अब पहले हम जानते हैं विजयनगर एम्पायर कौन सा एम्पायर है। ये मेनली विजयनगर एम्पायर प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में ये एम्पायर है। पुराने ज़माने में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को विजयनगर एम्पायर कहा जाता था। ठीक है, अब ये एम्पायर कैसे बना, कैसे स्टैब्लिश हुआ, ये स्टार्ट होता है दो भाइयों की वजह से। ठीक है, एक भाई का नाम था हरिहारा एंड एक का नाम था बुक्का। अब जो हरिहरा और जो बुक्का था, ये दो भाई थे। ठीक है, 14 सेंचुरी की बात है। ठीक है, 14 सेंचुरी में ये दो भाई हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान से आप सुनेंगे स्टोरी को। ठीक है, अब क्या होता है, जो भाई हुआ करते थे ये मुगल रूलर्स पर, स्पेशली आपको जो मोहम्मद बिन तुगलक है वहाँ के ये एडवाइज़र के रूप में वहाँ पे काम करा करते थे। अब इन्होंने एक बार अपने रूलर के सामने जाकर कह दिया कि इन्हें अब मुगल रूलर्स के साथ नहीं काम करना, ये इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी और इंडिया के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब जब वो आते हैं तो इनकी इतनी ब्रेवरी देखे, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई अपने स्पेशल जो मुगल रूलर्स को कोई मना नहीं करता था, तो इनकी इतनी ब्रेवरी देख के इनके जो रूलर जो इनके गुरु थे, ठीक है, उनके जो इनके दो जो भाई के जो गुरु थे, उन्होंने इनको कहा कि तुम्हारी तो जो ब्रेवरी, तुम्हारी जो हिम्मत है वो तो बहुत है, अपनी तुम हिम्मत का यूज़ करके एक एम्पायर को स्टेट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, सो ये एम्पायर उन्होंने बनाया, वहाँ पे उन्होंने अपना बनाया अच्छे से। एंड ये दे स्पीक अंडर कृष्णदेवराय राय, जो उसके किंग हुआ करते थे, जो उसके रूलर हुआ करते थे, इसके विजयनगर एम्पायर के 16th सेंचुरी।
उन्होंने लिटरेचर को प्रमोट किया। किसने? कृष्णदेवराय ने लिटरेचर को प्रमोट किया, टेम्पल बिल्डिंग को, मिलिट्री कैंपिंग्स को, ठीक है। उन्होंने टेम्पल्स बनाए लाइक विट्ठला टेम्पल जो कि हम्पी में है। फेल आफ्टर द बैटल ऑफ तलिकोटा। अब कृष्णदेवराय, अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब रूलर कौन है, क्या ये दो भाई है? नो, जो आपका रूलर है वो कृष्णदेवराय है, ठीक है। द रूलर ऑफ दिस एम्पायर इज कृष्णदेवराय, ठीक है। अब इनकी डेथ कैसे हुई थी? बैटल ऑफ तलिकोटा की वजह से, 1565 की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि लोग जो थे डिकैन सल्टनेट्स की थ्रू, डिकैन सल्टनेट मतलब जो डिकैन वाले सल्टनेट से, जो किनारे वाले, जो इंडिया में जो किनारा था आपका डिकैन था, वहाँ पे जो मुगल लोग रहा करते थे उनके डायनेस्टी का नाम डिकैन सल्टनेट था। उनकी वजह से कृष्णदेवराय मर गए थे इन द बैटल ऑफ तलिकोटा विच इन 1665, ठीक है। तो इस वजह से विजयनगर एम्पायर अब उस टाइम खड़ा हुआ एंड खत्म हो गया था। लास्ट टॉपिक करते हैं अपने वीडियो का, द मुगल्स, ठीक है। बाबर बाबू डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबू ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, ठीक है। और इस बाबर की वजह से ही हमारा मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ, ठीक है। हुमायूं जो था लॉस्ट एंड रिगेन। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। एंड हुमायूं का बेटा क्या था? अकबर था। तो बाबर का जो ग्रैंड सन हुआ वो अकबर हुआ ना। तो हुमायूं जो था उसने अपना एम्पायर खो दिया था, ठीक है। हुमायूं का जो बेटा था अकबर 1565 to 1605, उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, इंट्रोड्यूस किया पॉलिसीज लाइक टॉलरेंस, एबोलाइज जिजिया एंड प्रमोट सुलाइकुल। जो हमने पढ़ा हुआ सुलाइकुल क्या होता है? पीस, ठीक है। इसने आर्ट, लिटरेचर, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन, इसने अपने जो संस्कृत टेक्स्ट थे इंडिया के, इसने इसको चेंज किया टू इनटू पर्शियन में, से ये भी समझे, ठीक है। तो ये सब कुछ अकबर ने किया था। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, आप जानते हैं ताजमहल बनाया, ठीक है। औरंगजेब जो था सबसे ज़्यादा डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल आपका एम्पायर था इसका, औरंगजेब, ठीक है। इसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया बट इसने जिजिया को रिमोपोज नहीं करा, इसने म्यूजिक को बैन किया, ठीक है। इसने से हिंदू सूफीज को परसिक्यूट किया, मतलब इनके बीच में झगड़ा करवाया कि तुम्हारा रिलीजन ये है, तुम्हारा रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अफरा तफरी मची थी वो मची थी औरंगजेब की वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंजरस रूलर हुआ करता था इन एशियन टाइम्स, ठीक है। बट इसकी मौत जो थी, उसकी डेथ थी वो जल्दी हो गई थी। इसको एक बीमारी थी, उस वजह से उसकी डेथ जल्दी हो गई थी। सो इन अपकमिंग वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक resistance to Mughals. So stay tuned for that video, and if you are new to my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. आपके एग्जाम्स आने वाले हैं इसी महीने में, बिकॉज आपके एग्जाम कुछ बच्चों के एग्जाम्स पोस्टपोन भी हुए थे, कुछ के नहीं हुए थे। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने लेकर आई हूँ, समझाया भी है चैप्टर 2। सो अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। बाय बाय।